Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जो है त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये त्रिविमीय आकाश में परमाणु या परमाणुओं के समूहों के विन्यास को दर्शाता है, जो कि समावयवता से संबंधित है। ये तो समावयवता के बारे में हम सभी को पता है कि अणुसूत्र जिन यौगिकों के समान होते हैं और उनके संरचनात्मक सूत्र या त्रिविम आकाश में परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का विन्यास भिन्न भिन्न हो तो वो समावयवी कहलाते हैं। जैसा कि त्रिविम समावयवता हम पढ़ रहे हैं तो उनका यौगिकों का अणु सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र भी समान होता है, लेकिन त्रिविम आकाश में उनका विन्यास भिन्न भिन्न हो तो वो त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। बच्चों, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, हम जानते हैं कि कार्बन चतुसंयोजी तत्व है, चतुसंयोजी है। जब कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो वो मुक्त घूर्णन कर सकता है और मुक्त घूर्णन के द्वारा हमें अलग अलग सरूपण प्राप्त होते हैं और वो सरूपण समावयवता प्रदर्शित करता है, जिसे कि हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म से अलग है। क्योंकि बच्चों, कॉन्फॉर्मेशन में क्या है कि जब कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति मुक्त घूर्णन होता है तो वो अलग अलग सरूपण बनाते हैं। जैसा कि हमने ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में सरूपण पढ़ा, अब यदि हम देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है तो उसमें भी हम साइक्लोहेक्सेन, जो कि एक बड़ी रिंग है, उसमें हम देखते हैं कि सरूपण समावयवता संभव है। तो किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन्स में सरूपण हो सकता है? ये वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि कार्बन श्रृंखला बंद होकर चक्रीय यौगिक का निर्माण कर लेती है, तो इनमें सांत्रित सरूपण की संभावनाओं में कमी आ जाती है। सांत्रित अर्थात स्टेगर्ड, जो कि बहुत अधिक स्थायी होता है। इस तरह से चक्रीय यौगिकों में सरूपण करने के लिए हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन दो तरीके की संरचनाएं बना सकता है, नौका संरचना एवं कुर्सी संरचना। नौका संरचना का अर्थ है बोट फॉर्म एवं चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, इसमें जो कार्बन उपस्थित हैं, 6 कार्बन की एक वलय है। 6 कार्बन की वलय में देखते हैं कि कुर्सी सरूपण में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 परमाणु पर जो हाइड्रोजन उपस्थित हैं वो सर्वाधिक दूरी पर हैं। कार्बन नंबर 1 एवं कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोजन है वो सबसे दूरी है, उनमें हाइड्रोजन में अधिकतम दूरी है और जितना अधिकतम दूरी होती है उतना ही स्थायित्व बढ़ता है और उनमें रिपल्शन भी सबसे कम होगा। जबकि नौका स्वरूप में कार्बन नंबर 1 एवं कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोजन उपस्थित हैं उनमें विकर्षण या रिपल्शन अधिक होगा। अतः बोट फॉर्म चेयर फॉर्म की तुलना में कम स्थायी अणु है, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हम इस डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन नंबर 1 एवं कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है बच्चों, और ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं अलग अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि अणु के मध्य से एक हम इमेजिनरी एक्सिस पास करें तो उस एक्सिस के वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल जो हमें प्राप्त होते हैं उसके अनुसार उस हाइड्रोजन की स्थिति होती है, इक्वेटोरियल एवं एक्सियल। तो कुर्सी फॉर्म में कार्बन नंबर 1 एवं कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोजन है
वो सबसे अधिकतम दूरी पर है, और बोट फॉर्म में, नौका फॉर्म में जो कार्बन नंबर 1 एवं कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोजन है उनमें दूरी कम होने के कारण प्रतिकर्षण कम होगा और हमें वो फॉर्म कम स्थायी होगा। इसको यदि हम एक्सियल एवं इक्विटोरियल हाइड्रोजन को समझें तो हर एक हाइड्रोजन के साथ में हमने HA का अर्थ है एक्सियल एवं HE का अर्थ है इक्विटोरियल। जो कुल 12 हाइड्रोजन है इसमें से 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं एवं 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। एक्सियल हाइड्रोजन एवं इक्विटोरियल हाइड्रोजन को दर्शाया गया है। तो इस वाले फॉर्म में हम देखते हैं कि जो इक्विटोरियल हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 1 एवं 4 पर, उन दोनों में सबसे अधिक दूरी है और वो सबसे स्थायी फॉर्म होता है। साइक्लोहेक्सेन का जो एक कुर्सी स्वरूपण है अन्य कुर्सी स्वरूपण में परिवर्तित करने के लिए जो कमरे के तापमान है उसी पर हो जाता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन इक्विटोरियल हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल एक्सियल, जो हमारा एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन में, और जो हाइड्रोजन इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल में चेंज हो जाता है और इसको हम फ्लिप कहते हैं और या रिंग इन्वर्जन कहा जाता है। तो बच्चों, इसके आधार पर हम इनके भिन्न भिन्न स्वरूपण प्राप्त होते हैं और उन स्वरूपण के आधार पर हम उनके स्थायित्व को समझा सकते हैं। जब यदि इसमें प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो, हाइड्रोजन की जगह उसमें कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है, तो उसकी स्थिति के आधार पर उसके स्थायित्व को दर्शाया जा सकता है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में एल्काइल समूह जो जुड़ा हुआ है वो एक्सियल स्थिति में है एवं दूसरे वाले में जो बोट फॉर्म में है वो एल्काइल समूह इक्विटोरियल स्थिति में है। पहले वाले एग्जाम्पल में जो एक्सियल एल्काइल है वो स्वरूपण 2 में इक्विटोरियल स्थिति में आ गया है। तो इनसे हमारे पास में 3 प्रकार की संभावनाएं आ जाती हैं। एक तो एल्काइल समूह एक्सियल हो या एल्काइल समूह इक्विटोरियल हो। दोनों स्वरूपण में जो तीव्र परिवर्तन होता है इसलिए उनका सेपरेशन या पृथकीकरण करना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरी संभावना जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है, जिसको कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी एवं बोट स्वरूपण से समझा जा सकता है। यदि रिंग के एक कोने को ऊपर की ओर हम फ्लिप करें तो हमें कुर्सी स्वरूपण प्राप्त जो है बोट फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हमने फ्लिप किया एक तरफ से और फ्लिप करते ही हमें चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार बोट फॉर्म को फ्लिप करते हैं तो हमें बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म प्राप्त हो जाती है। तो चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म और बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन इस तरीके से संभव है कि हमें उस कन्फर्मेशन को फ्लिप करना होता है। इसी प्रकार इक्विटोरियल स्वरूपण से एक्सियल स्वरूपण में परिवर्तन का जो बोट फॉर्म है वो एक इंटरमीडिएट की तरह प्राप्त होता है और उसके बाद में हमें उसका चेयर फॉर्म प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं एल्काइल समूह जो जुड़ा हुआ है, एल्काइल समूह एक्सियल स्थिति में है, उससे हाइड्रोजन, उसके जो नियरेस्ट हाइड्रोजन है उनकी दूरी देखी जाती है और कमरे के ताप पर ये 1.7 किलो कैलोरी प्रति मोल की ऊर्जा से अधिक होने पर वो स्थायी होता है और वो दूसरे फॉर्म में
परिवर्तित हो जाता है। दूसरे फॉर्म में जैसे ही वो परिवर्तित होगा तो क्या होगा, वो एक्सियल से एल्काइल ग्रुप इक्विटोरियल अर्थात भूमध्यीय स्वरूपण में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों C3 एवं C5 पर जो हाइड्रोजन है उसकी स्थिति हम एल्किल समूह मिथाइल समूह के सापेक्ष देखते हैं तो विकर्षण का जो प्रभाव है वो अक्षीय स्वरूपण की भूमध्यीय स्वरूपण से कम स्थायित्व प्रदान करता है। और जैसा कि हम इनके दोनों में अक्षीय एवं भूमध्यीय स्वरूपण में दिखाया गया है। हाइड्रोजन 1 एवं 3 जो हाइड्रोजन है, 1 एवं 3 हाइड्रोजन जो हमारे 1 एवं 3 एवं 5 हाइड्रोजन है, उनकी दूरी को देखते हैं तो अक्षीय अर्थात एक्सियल में जो स्थिति है वो इक्विटोरियल में अधिक दूरी होने के कारण अधिक स्थायित्व प्रदर्शित होती है। और इसी कारण साइक्लिक कंपाउंड्स की कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम साइक्लोहेक्सेन का जो हम कर रहे हैं उसमें सबसे स्थायी स्वरूपण क्या होगा, फुल्ली स्टैगर्ड में जो हमारा चेयर कन्फर्मेशन है वो सबसे अधिक स्थायी होगा एवं फुल्ली इक्लिप्स्ड में जो बोट फॉर्म है वो सबसे कम स्थायी होगा। तो बच्चों इस तरीके से कन्फर्मेशनल एनालिसिस को हम क्या कह सकते हैं कि ये कार्बन के बीच में एकल बंध पर ही संभव है। अब बच्चों हम आगे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे एवं उनके नियम पढ़ेंगे। थैंक यू।